अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने आपके साथ वादा किया था कि इस सेशन में हम एग्ज़ाम विदा के जो एमसीक्यूज़ हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, उनको भी मैं लाइव आपके साथ रिकॉर्ड करके शेयर करूँगा। ना सिर्फ़ शेयर करूँगा बल्कि हर एमसीक्यू के 4 ऑप्शंस जो हैं, अगर मुझे इम्पोर्टेंट लगते हैं, तो मैं उन चारों ऑप्शंस को आपके साथ एक्सप्लोर भी करूँगा। और आपको बताऊँगा कि जी ऐसा नहीं ऐसा होता है, ठीक है? तो आइए जी हम आते हैं जी, आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने लाइव एग्ज़ाम विद एमसीक्यू आपने वेबसाइट के ऊपर जाना है। जो पहले ही आपके सामने एमसीक्यू आएगी वेब, आपने उसको ओपन कर लेनी है। यहाँ पे आपके पास कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की मुख्तलिफ सब्जेक्ट वाइज़ आते हैं, इंग्लिश है, वर्बल, करंट अफ़ेयर्स हैं, ये वर्ल्ड अफ़ेयर के लिए बहुत अच्छा है। कंप्यूटर के एमसीक्यूज़ हैं, इंजीनियर्स प्रोग्राम, ग्रेजुएशन के लिए हम आपके पास यहाँ पे 2 ऑप्शंस आते हैं। अगर तो आप ये कॉमर्स को ओपन करते हैं, ठीक है? तो आपके पास कुछ सब्जेक्ट्स की लिस्ट आ जाएगी जिसमें अकाउंटिंग है, ऑडिटिंग है, इन अकाउंटिंग भी हम करेंगे, ऑडिटिंग भी, इकोनॉमिक्स भी, कॉस्ट अकाउंटिंग भी करेंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, जबकि मैं अभी मैनेजरियल फाइनेंस करा रहा था, ठीक है? बिज़नेस एंड कॉमर्स है, बैंकिंग है, आपके सामने मुख़्तलिफ़ ठीक है, आगे हैं, तो ये वाले ज़्यादा हमें नहीं करने की ज़रूरत। एचआरएम इन कॉमर्स, लीगल एस्पेक्ट वगैरह ये हम नहीं करेंगे, इंश्योरेंस, जीएसटी वगैरह। इसके बाद अगर आप आएँ दूसरे ऑप्शन के ऊपर जो हमारे पास मौजूद है इस वक़्त, कॉमर्स तो हमने देख लिया, अगर हम मैनेजमेंट वाली साइड पे आएँ, तो मैनेजमेंट में भी आपके पास मार्केटिंग, बिज़नेस मैनेजमेंट, बिज़नेस कम्युनिकेशन अहम है, एचआरएम को हम देखेंगे, इंटरनेशनल फाइनेंस, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बहुत मज़े का सब्जेक्ट है, ठीक है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है, ये भी मैं आपको करा दूँगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो मुझे मैनेजरियल फाइनेंस तो नहीं मिल सकी जो मैं गिटमैन की करा रहा हूँ। तो हम शुरू करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट से। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के टोटल सेक्शन हमारे पास हैं 13 और आई थिंक कि हर सेक्शन में कोई तकरीबन 10 एमसीक्यू आते हैं आपके पास। 10 एमसीक्यू का मतलब है कि आपके पास 130 एमसीक्यू तो भई कवर हो रहे हैं ना। चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। अब ये सब्जेक्ट आप देखा सब्जेक्ट का नेम क्या है आपके पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है? मैनेजमेंट को इसने मिक्स किया है। इन्वेस्टमेंट क्या होती है भई? ठीक है? इन्वेस्टमेंट आपको आपके क्या होता है पैसे को आप इन्वेस्ट करते हैं ताकि ये आपके लिए और ज़्यादा रिटर्न आपको जो है वो जनरेट करके दे, ठीक है? एम्प्लॉयमेंट ऑफ फंड ऑन एसेट टू अर्न रिटर्न, ठीक है? तो आप पैसे को ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करते हैं कि जो आपको बदले में कुछ अच्छा रिटर्न आपको मिले। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है ये मेनली किस चीज़ के साथ आपके डील कर रही होती है, कंसर्न किस चीज़ के साथ होती है आपके, तो ये आपके ऑल एस्पेक्ट ऑफ एक्वायरिंग एंड यूटिलाइजिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज, जितने भी वसाइल हैं आपके, उन तमाम के साथ जो फर्म की एक्टिविटीज़ हैं उनके साथ डील कर रही होती है, ठीक है? अरेंजमेंट ऑफ फंड्स के साथ तो नहीं है। एफिशिएंट मैनेजमेंट भी नहीं, प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ेशन तो गोल होता है फर्म का कि हमने शेयर होल्डर्स की वेल्थ को इंक्रीज़ करना। प्राइमरी गोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है कि भई आपके पैसे को जो मैक्सिमाइज़ करना है, द वेल्थ ऑफ द ओनर्स, ठीक है? कि जो मालिक हैं उनकी दौलत को मैक्सिमम करना है, ठीक है? मैक्सिमाइज़ द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है इन हिज़ ट्रेडिशनल रोल, जो पुराना रोल हुआ करता था, अब तो भई बड़ा अपडेट हो गया है ना रोल। मैनेजर जो था वो पहले सिर्फ़ पैसों की अरेंजमेंट किया करता था, ठीक है? तो आजकल का जो मैनेजर है वो तो भई प्रॉपर यूटिलाइज़ेशन ऑफ फंड भी इसका एक काम है, एक्वायरिंग कैपिटल एसेट इसने कंपनी के लेने होते हैं, एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ कैपिटल ताकि जो है कंपनी के ऊपर कोई इंटरेस्ट का बर्डन ना पड़े। ये ट्रेडिशनल रोल है, अगर कंटेम्पोरेरी रोल होता तो इनमें से कोई भी आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते थे, ठीक है? नेक्स्ट है मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर। अब मार्केट वैल्यू मैंने आज ही लेक्चर रिकॉर्ड किया था, बुक वैल्यू होता है। मार्केट वैल्यू होता है कि शेयर जो है इस वक़्त मार्केट में आपका कितने का सेल हो रहा होता है। तो वो आपको याद हो तो मैंने आपको एससीएस ट्रेड से भी कराया था। ये कौन डिसाइड कर रहा होता है? तो ये जो मार्केट है आपकी वही डिसाइड कर रही होती है। ये कंपनी डिसाइड नहीं कर रही होती। कंपनी को क्या पता कि भई
हर कंपनी तो यही चाहेगी कि मेरे शेयर की वैल्यू बढ़ती जाए, गवर्नमेंट भी नहीं इंटरवीन करती, शेयर होल्डर भी नहीं आते, ठीक है? तो ये जो मार्केट है वही इंटरवीन कर रही होती है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मनी मार्केट सिक्योरिटी? मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट हमने देखा था। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ को डील कर रही होती है जिनमें आपके टी बिल्स वगैरह, ट्रेजरी बिल्स होते हैं, ठीक है? तो इसने कहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मनी मार्केट। अब मैं भी जल्दी में था, मैंने ट्रेजरी बिल्स को क्लिक किया। अब बाज़ दफ़ा पेपर में हमसे ये भी गलती हो जाती है कि हम करेक्ट ऑप्शन समझ बैठते हैं, लेकिन मेन कंसर्न क्या था इज़ नॉट, ठीक है? तो नेशनल सेविंग सर्टिफ़िकेट जो है कौमी बचत के वो ये नहीं आते। सर्टिफ़िकेट ऑफ डिपॉज़िट, कमर्शियल पेपर ये तीनों एग्ज़ाम्पल किसकी हैं? मनी मार्केट सिक्योरिटीज़ की हैं जो कि शॉर्ट टर्म आपके लिए होती हैं। ठीक है? ये आपने याद रख लेनी है। नेक्स्ट है 7 नंबर पे कैपिटल बजटिंग आपकी जो है वो किस चीज़ की तरफ रेफ़र कर रही होती है? आपने लॉन्ग टर्म जो एसेट्स वग़ैरह होते हैं उनके लिए जो डिसीज़न लेना होता है आपने वो कैपिटल बजटिंग उसको डील कर रहा होता है। ठीक है? 8 पे अगर हम आएँ तो हमारे पास आता है द एक्सपेंशन ऑफ कैपम। कैपम एक फ़ॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ एसेट प्राइसिंग मॉडल, कॉस्ट ऑफ एसेट प्राइसिंग मॉडल। अब आपको अगर एब्रिविएशन आती होगी तो आप वेरी ईज़िली इसको क्लिक कर लेंगे। वर्किंग कहाँ चला गया भाई? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट जो है वो आपका शॉर्ट टर्म एसेट करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज़ को माइनस करें तो आपके पास क्या आता है? वर्किंग कैपिटल आता है। कंपनी की एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो होती है वो क्या होती है? एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो उसको ने मतलब जितना भी उसने लोन लिया हुआ है, जो भी लॉन्ग टर्म है, ठीक है? एवरेज कॉस्ट ऑफ शेयर या ऑल सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस नॉर्मली तौर पे शॉर्ट स्टेटमेंट वाले ही पेपर में आते हैं, ठीक है? आपने उनके ऊपर भी फोकस रखना होता है। अब आते हैं जी सेक्शन नंबर 2 पे। सेशन अगर हम 11 पे आएँ, ये सेक्शन नंबर 2 पे कहता है अंडरराइटर हैज़ टू टेक अप। अंडरराइटर हमने आज ही बात की है कि ये वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो इस चीज़ की ज़िम्मेदारी लेते हैं कि आपके शेयर्स अगर सेल नहीं होते तो हम सेल कर देंगे, ठीक है? तो ये क्या हैज़ टू टेक अप क्या होता है जी? अनसब्सक्राइब्ड एग्रीड पोर्शन और कैन रिफ्यूज़ इट तो मतलब इसने जितना आपसे एग्री किया हुआ है इतने ही इसने आपसे पिक करने हैं। द अनसब्सक्राइब्ड पार्ट ऑफ द एग्रीड पोर्शन जो एग्री हुआ है अगर लोगों ने वो सब्सक्राइब नहीं किए, तो वो शेयर ये खुद आपसे परचेज़ कर लेगा, ठीक है? नेक्स्ट आता है हमारे पास फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर जो फ्यूचर वैल्यू है, आपने मालूम करनी है तो भई आपको बताया था कंपाउंडिंग आपने लेनी है, ठीक है? और अगर आपने प्रेज़ेंट वैल्यू मालूम करनी है तो आपने क्या करना है उसके लिए डिस्काउंटिंग का ऑप्शन यूज़ करना होता है। फाइनेंशियल लिवरेज जो है ये आपके रिस्क को मेज़र कर रहा होता है कि कितना आपका रिस्क है। सेंसिटिविटी ऑफ अर्निंग पर शेयर विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज इन लेवल ऑफ ईबीआईटी ठीक है? ये सेंसिटिविटी को मेज़र कर रहा होता है कि कितना आपने रिस्क लेना है, अगर रिस्क याद है तो आप कर सकते हैं। अब फाइनेंशियल एसेट कौन-कौन से हैं भई आपके? अब दोनों ही नहीं है आपके, बॉन्ड भी और स्टॉक भी, ठीक है? तो ये दोनों आपके क्या है फाइनेंशियल एसेट्स हैं। 15 पे प्रेज़ेंट वैल्यू कैसे होती है? प्रेज़ेंट वैल्यू हम डिस्काउंट रेट के ज़रिए निकालते हैं। फ्यूचर वैल्यू ये बड़ी दफ़ा रिपीट हुआ है, कंपाउंडिंग के ज़रिए होता है। ऑपरेटिंग लीवरेज जो है वो क्या मेज़र करता है कि आपका डे टू डे जो है ना आपका अ, रिस्क जो है उसको मेज़र कर रहा होता है बिज़नेस का, ठीक है? डेली बेसिस पे जो आप रूटीन में आप काम कर रहे होते हैं। 17 पे इट इज़ द एग्ज़ाम्पल ऑफ डेरिवेटिव सिक्योरिटी डेरिवेटिव्स वो होते हैं वो सिक्योरिटीज़ होती हैं जो हू ड्राइव देयर वैल्यू फ्रॉम द एसेट बिहाइंड ऑफ देम ठीक है? तो वो डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं बी और सी कॉल ऑप्शन ऑन मोबाइल स्टॉक है कमोडिटी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट तो डेरिवेटिव की आपने तारीफ लाज़मी देखनी है दोज़ एसेट्स व्हिच ड्राइव देयर वैल्यू फ्रॉम द अंडरलाइंग एसेट ये मुझे अभी तक सीएफए की याद है। फाइनेंशियल लिवरेज आपको क्या हेल्प करता है भई? आपके फाइनेंशियल रिस्क को ये मिनिमाइज़ करेगा ना। ऑपरेटिंग लिवरेज जो है वो तो बिज़नेस रिस्क के लिए, लेकिन फाइनेंशियल लिवरेज फाइनेंशियल रिस्क के लिए है। ट्रेडिशनल अप्रोच जो है कन्फाइन्ड फाइनेंस फंक्शन ओनली जो पहले वाली अप्रोच थी फाइनेंस में क्या होता था कि भई आपने पैसे क्या करने हैं, आपने रेज़ करने हैं, पैसे लाओ। लेकिन आजकल का जो मॉडर्न है कंटेम्पोरेरी
अप्रोच, उसमें तो आपने फंड्स को मोबिलाइज़ भी करना है, यूटिलाइज़ भी करना है, आपने क्या करना है फाइनेंस भी करना है। ऑपरेटिंग लीवरेज मल्टीप्लाई बाय फाइनेंशियल लीवरेज, तो ये आपके सामने एक फ़ॉर्मूला बनता है कंबाइंड लीवरेज का, ठीक है? तो ये लीवरेज वाला भी लाज़मी तौर पे आपने देख लेना है, डू पॉन्ट फ़ॉर्मूला भी आपने लाज़मी तौर पे एनालाइज़ करना है। ठीक है, अब हम मूव करते हैं सेक्शन नंबर 3 की तरफ। मोस्ट इन्वेस्टर्स आर रिस्क अवर्स। रिस्क अवर्स मैंने तीनों आपको बताए थे। रिस्क अवर्स कौन लोग होते हैं? जो डरते हैं कि भई हमें रिस्क नहीं लेना, हमें थोड़ा बहुत ही मुनाफ़ा मिल जाए, ठीक है? तो वो उसके ऊपर ही राज़ी होते हैं। दे अवॉइड ड्यू टू हाई डिग्री ऑफ रिस्क। आपने तीनों स्टेटमेंट में से देख लेना है कि कौन-सा जो कंज़र्वेटिव सा ऑप्शन आपको लग रहा है, ठीक है? मोर रिस्क तो नहीं ले सकते ना, ये तीनों बिहेवियर मैंने आपको एमसीक्यू की फॉर्म में पढ़ाए हुए हैं, बल्कि सॉरी रिकॉर्डेड लेक्चर्स में। कंपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो क्या कहलाती है? कंपनी का जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, ठीक है? वो उसका क्या कहलाती है? ये हर्डल रेट कहलाता है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब है कि जितने फंड्स वो अरेंज कर रही है उसके ऊपर उसको कितना अदा करना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज़ हर्डल रेट। लीवरेज तो और चीज़ होती है, रिटर्न रेट तो होता है कि कंपनी ने कितना कमाया है। ठीक है, हर्डल रेट, अ कंपनीज़ कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज़ सिंपली द कॉस्ट ऑफ मनी द कंपनी यूज़ फॉर फाइनेंसिंग। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसिडर्ड अ रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट? कौन सी भई रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है? वैसे तो गोल्ड बड़ी मौजों वाली चीज़ है, ठीक है? तो लेकिन शॉर्ट टर्म जो है ना, ये ट्रेज़री बिल है आपके सबसे कम रिस्क वाले। रिस्क गोल्ड में आज आप खरीद लें, कल ट्रंप किसी कंट्री पे हमला कर दे, स्टॉक जो है वो मार्केट तो आपकी गोल्ड की क्रैश कर गई, ठीक है? तो कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग जो है, रिटेन्ड अर्निंग इसकी कोई कॉस्ट तो होती नहीं है। ठीक है, ये तो क्योंकि आपका कंपनी का प्रॉफ़िट ही होता है, तो ये आपने बाद में कोई अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के तौर पे कोई पैसे इज़ाफ़ी देने हुए अगले सालों में तो आप दे देना, क्योंकि ना तो ये बैंक का लोन होता है, ना ये कोई आपका किसी और किस्म का डेट होता है। 25 से बीटा क्या मेज़र करता है भई, ये भी आपका एक रिस्क, मार्केट रिस्क जो है ना उसको मेज़र कर रहा होता है। ठीक है, जितना ज़्यादा होगा इतना ज़्यादा हाइली मार्केट होगी। 26 है ऑपरेटिंग इनकम एंड द डिस्काउंट रेट ऑफ अ पार्टिकुलर रिस्क क्लास आर टू फैक्टर डिटरमिन। ये कौन से टू फैक्टर हैं आपके? ये एक नया एमसीक्यू है आपके लिए, इंडिपेंडेंट हाइपोथेसिस होगा। ऑपरेटिंग इनकम एंड डिस्काउंट रेट ऑफ अ पार्टिकुलरली रिस्क क्लास आर द टू फैक्टर डिटरमिनिंग इंडिपेंडेंस हाइपोथेसिस। ये आप देख लीजिएगा, आपके लिए न्यू है। 27 है द लार्जेस्ट सिंगल इंस्टीट्यूशनल ओनर ऑफ कॉमन स्टॉक। जो लार्जेस्ट सिंगल इंस्टीट्यूशनल ओनर ऑफ कॉमन स्टॉक का सबसे जो बड़ा ओनर है, वो म्यूचुअल फंड्स वाले हैं। भई बड़ा पैसा लगाते भी हैं, लोगों को डुबाते भी हैं। ठीक है? ये तो स्टॉक मार्केट में आने से पता चला है। ईबीआईटी इज़ द सेम थिंग, इसको हम कहते हैं जी ऑपरेटिंग प्रॉफिट का ही नाम ईबीआईटी होता है। ईबीआईटी का एब्रिविएशन होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। Next है decision to invest a substantial sum in any business venture expecting to earn a minimum return। आप डिसीजन करते हो कि यार मैं किसी बिज़नेस या वेंचर है, मैं उसमें ना कोई पैसे लगाऊँ ताकि मुझे कोई रिटर्न मिले, तो वो आपका एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन होगा जिसको हमने वेंचर कैपिटल भी बोला था अभी थोड़ी देर पहले वाले अकाउंटिंग के लेक्चर नंबर 9 10 और 11 में। 30 है सेविंग्स अकाउंट्स डैश बट आर नॉट। सेविंग अकाउंट जो हैं आपके लिक्विड तो होते हैं, ठीक है? जब दिल करे आपका आप पैसे ले सकते हो, लेकिन ये मार्केटेबल नहीं है। मार्केटेबल का मतलब क्या है? मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ एंड मनी मार्केट होल्डिंग आर कंसिडर्ड कैश इक्विवेलेंट बिकॉज़ दे आर लिक्विड एंड नॉट सब्जेक्ट टू मटीरियल फ्लक्चुएशन इन वैल्यू। इसकी वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? आपके जितने पैसे हैं, आपके उतने ही पड़े रहेंगे। ठीक है, ये नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है। द अवेलेबल कैपिटल फंड्स आर टू बी केयरफुली एलोकेटेड अमंग कंपीटिंग प्रोजेक्ट बाय केयरफुली प्रायोरिटाइजिंग। अब आपके पास फंड्स तो महदूद होते हैं, आपने उन फंड्स को बड़ा मोहतात होके ना प्रायोरिटाइज़ करना है कि मैं भई किस-किस में ज़्यादा पैसे लगाऊँ। तो ये आपका एक किस्म का मेरे ख़्याल से तो
ये जो है आपका क्या नाम है इसका मैं भी देखो कन्फ्यूज़ हो गया मतलब कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता। कैपिटल बजटिंग जिसमें हम एनपीवी और आईआरआर वगैरह यूज़ करते हैं कि हमने किसको ज़्यादा एलोकेट करना है, ठीक है? टी बिल्स जो है ये मनी मार्केट में ट्रेड होते हैं, पहले भी बता चुका हूँ कि इनकी लाइफ़ जो है वो 90 डेज़ की होती है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ लॉन्ग टर्म डेट जो है, जो लंबे अरसे के डेट है ना उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल भैया ज़्यादा होती है, ठीक है? मोर मोर ठीक है, ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू शॉर्ट टर्म जो फंड होते हैं क्योंकि लॉन्ग टर्म फंड रिस्की भी ज़्यादा होते हैं। 34 नंबर पे है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी कंसीडर्ड एज़ कैपिटल मार्केट सिक्योरिटी। तो कैपिटल मार्केट सिक्योरिटी ऐसी होती है जो कि लॉन्ग टर्म हो। तो इसमें देख लो कॉर्पोरेट बॉन्ड आएँगे, कॉमन स्टॉक आएगा लेकिन 6 माह वाली बात नहीं है। नेट वर्किंग कैपिटल इज़ द एक्सेस ऑफ करंट एसेट। अब नेट वर्किंग कैपिटल का फ़ॉर्मूला आपको आता हो तो एमसीक्यू ठीक है। एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटीज़ अगर आपके करंट एसेट ज़्यादा है करंट लायबिलिटीज़ से तो आप नेट वर्किंग कैपिटल ठीक है। द कूपन रेट इज़ अनदर नेम किसका नाम है भई कूपन रेट ये रेट ऑफ इंटरेस्ट को स्टेटेड इंटरेस्ट रेट को कहा जाता है। कूपन रेट ठीक है। अभी तक 36 एमसीक्यू में मेरा 1 एमसीक्यू गलत हुआ जो कि मैं अपनी रेटिंग कर रहा हूँ। डिविडेंड्स कब पे होते हैं भाई? ये क्वार्टरली होते हैं, सेमी एनुअली होते हैं, ईयरली भी होते हैं। अब नॉर्मली अब आपके सामने चारों एमसीक्यू हैं, आप क्या कहोगे? हाँ भाई, अब तो 2 एमसीक्यू ठीक है, सेमी एनुअली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी देते हैं, ईयरली भी दे रहे हैं। अब ऐसे एमसीक्यू बड़े कन्फ्यूज़िंग होते हैं। अब आपने भी एमसीक्यू के आंसर को प्रायोरिटाइज़ करना है कि जो सबसे ज़्यादा चांस हो। अब बहुत सारी कंपनियाँ हैं जो एनुअली देती हैं और बहुत सारी हैं जो सेमी एनुअली, क्वार्टरली भी देती हैं। मिज़ान बैंक, हबीब बैंक को आप देख लो। और तीसरा लॉन्ग टर्म फंड्स जो हैं वो किस चीज़ के सोर्स होते हैं आपके? तो ये भई तीनों ही हैं मेरे तो ख़्याल से, ठीक है। ये रिटेन्ड अर्निंग भी लॉन्ग टर्म है आपका, डिबेंचर भी, शेयर कैपिटल भी। इफ एन इन्वेस्टर स्टेट्स दैट इंटेल इज़ ओवरवैल्यूड 65 टाइम, ही इज़ रेफरिंग टू वो क्या कह रहा है कि भई अगर तो ये ओवरवैल्यू हुई पड़ी है, तो ये प्राइस ओवर अर्निंग का मामला है, ठीक है। तो ये प्राइस इस वक़्त उसकी 65 टाइम्स ज़्यादा है। आपने इसके साथ लिंक करके आंसर देना है। व्हेन कंपनी यूज़ेज़ इंक्रीज़्ड फिक्स्ड कॉस्ट फॉर प्रोडक्शन, ठीक है। तो दिस इज़ एन एग्ज़ाम्पल ऑफ किस चीज़ के लिए प्रोडक्शन के लिए तो मेरे ख़्याल से तो ऑपरेटिंग होगा फिर, क्योंकि वो प्रोडक्शन का नाम उसमें आ गया है, ठीक है। अगर प्रोडक्शन का नाम ना आता तो हम कुछ और देख सकते थे एमसीक्यू। इफ अ प्रेफर्ड स्टॉक इश्यू इज़ कम्युलेटिव, कम्युलेटिव होगा तो पिछले सालों का भी भई इसको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ठीक है, फ्यूचर में देना है कम्युलेटिव है तो, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन द कंपनी यूजेस डेट फंड इन इट्स फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, तो ये क्या चेंज आएगी इसमें भाई फाइनेंशियल लिवरेज उसका ज़्यादा होगा। जब कंपनी कर्जा लेके काम चलाएगी तो फाइनेंशियल लिवरेज तो होगा ना ज़्यादा, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनीज़। अब इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ उन कम लोगों को पैसा देती हैं जिनको पैसा चाहिए होता है मज़ीद कारोबार करने के लिए। तो इसमें कौन-सी है पूल्ड इन्वेस्टिंग, डाइवर्सिफ़िकेशन करते हैं, मैनेज पोर्टफोलियो करते हैं, रिड्यूस एक्सपेंस तो पूल्ड इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, ठीक है। मेरे ख़्याल से डी ऑप्शन जो है इसका ठीक नहीं है, क्योंकि रिड्यूस एक्सपेंस इनका जो है कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, क्योंकि पूल्ड इन्वेस्टमेंट करते हैं, डाइवर्सिफ़िकेशन मुख्तलिफ कंपनियों को देते हैं, मैनेज करते हैं अपने पोर्टफोलियो को ये। 44 है शॉर्ट टर्म सोर्स जो हैं बैंकों से पैसा लेने के, वो क्या-क्या हो सकते हैं? तो मेरे ख़्याल से तो कमर्शियल पेपर भी हमने पढ़ा था, जो कि प्राइवेट कंपनी जिनकी अच्छी रेपुटेशन होती हैं, वो शॉर्ट टर्म कर्ज़ा लेने के लिए ले सकती हैं, ठीक है? अब 45 है कंपनी हैविंग ईज़ी एक्सेस टू कैपिटल मार्केट कैन फॉलो डैश डिविडेंड पॉलिसी। जिस कंपनी को ईज़ी एक्सेस हो कैपिटल मार्केट की, तो वो कौन-सी पॉलिसी डिविडेंड फॉलो करेगी? लिबरल पॉलिसी फॉलो करेगी, ठीक है? क्योंकि उसको तो उधर से पैसे आ जाने इट इज़ पॉलिसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग मेजर पार्ट ऑफ अर्निंग, ठीक है? फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट क्या होती है? डोंट चेंज, ठीक है? विद द वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट पर प्रोडक्शन
भैया ये तो नहीं ना चेंज होती, इसने क्या कहा? फिक्स्ड कॉस्ट चेंज अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, मेरे ख्याल से तो नहीं है। डज़ नॉट चेंज विद द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, भई ए ही होगा, ठीक है। आप भी अपना कमेंट करके बताइएगा इसने क्या कहा है? फिक्स्ड कॉस्ट इज़ कॉस्ट दैट डज़ नॉट चेंज विद इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इन अमाउंट ऑफ गुड्स सर्विसेज़ प्रोड्यूस। वो भई एक स्टेप कॉस्ट आती है, वो कांसेप्ट होता है कि जो वॉल्यूम एक मखसूस लिमिट से ज़्यादा जब होता है, तो वो स्टेप कॉस्ट का कांसेप्ट आता है। मेरे ख्याल से फिक्स्ड कॉस्ट का आंसर इसने गलत लगाया है। रीऑर्डर लेवल क्या होता है? रीऑर्डर लेवल इज़, ठीक है, देन सेफ्टी लेवल। रीऑर्डर लेवल अगर हायर हो तो क्या कहता है, रीऑर्डर लेवल इज़ हायर। हाँ, ज़ाहिर-सी बात है, सेफ्टी लेवल तो आपने बिल्कुल एंड पे रखा है ना, कि जब बिल्कुल ही चीज़ आप मार्केट में ना हो, आपके पास पड़ी हुई हो, ठीक है? वो सेफ्टी लेवल होता है और रीऑर्डर आपने उससे पहले ही ऑर्डर कर देना होता है। द मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी जो है, वो आपके म्यूचुअल फंड वाले ज़्यादा होते हैं भई, ठीक है? इन्वेस्टमेंट कंपनी जो है, ठीक है? म्यूचुअल फंड वाले, बड़ा पैसा यार लगाते हैं मार्केट में, लोगों को बड़ा उड़ाते हैं। वेरिएबल कॉस्ट इन ऑर्गेनाइज़ेशन में क्या होती है जी? ऐसी कॉस्ट होती है जो क्या होती है भई, चेंज होती रहती है विद द लेवल ऑफ वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है? तो 50 है, एन अनमैनेज्ड फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी पोर्टफोलियो हैंडल्ड बाय इंडिपेंडेंट ट्रस्टी। आप किसी इंडिपेंडेंट ट्रस्टी को देते हो, जो आपसे मैनेज नहीं हो रहा होता, तो वो क्या होता है? हेज फंड के तौर पे उसको कह देता है। ये भी आपके लिए न्यू होगा। एन अनमैनेज्ड फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी पोर्टफोलियो हैंडल्ड बाय इंडिपेंडेंट ट्रस्टी इज नोन एज हेज फंड। हेज फंड इज इन्वेस्टमेंट फंड दैट पूल्स कैपिटल फ्रॉम accredited इन्वेस्टर और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो कि पैसा आपका, ठीक है, उधर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। आते हैं जी छठे पे। अच्छा, ये नेक्स्ट हम देखते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट जो है पर यूनिट क्या होती है, वो वेरी करती है भाई लेवल ऑफ आउटपुट के साथ। ये हमने भी किया तो है। नेक्स्ट है मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ जो हैं वो प्राइमरी कौन-सी होती हैं? शॉर्ट टर्म होती हैं, ठीक है? मैंने अब शॉर्ट टर्म को देखा, ठीक है? मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ और ये दूसरी क्या है? डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इक्विटी नहीं होती मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, ठीक है? शॉर्ट टर्म जो होती हैं, क्योंकि इसके ऊपर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। द आर्बिट्रेरी प्रोसेस इज़ द बिहेवियरल फाउंडेशन फॉर द, ये आर्बिट्रेरी अभी मैंने आपको नहीं पढ़ाया। ये एक बिहेवियरल फाइनेंस का एमएम अप्रोच है। दिस फेवर्स द नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच एंड एग्री विद द फैक्ट दैट कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिग्री ऑफ लीवरेज एंड एट एनी मिक्स, ठीक है? कॉस्ट के तौर पे कहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग जनरली ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर क्या चीज़ ट्रेड हो रही होती है? ठीक है, इन्वेस्ट क्लोज एंड नहीं, ओपन एंड इन्वेस्टमेंट कंपनीज भी नहीं है, लेकिन शेयर्स ही ट्रेड तो होते हैं, ठीक है? ऑल शेयर्स लिखना चाहिए था, ठीक है? ऑन स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है? अ ग्रुप ऑफ म्यूचुअल फंड विद कॉमन मैनेजमेंट जिनकी होती है, तो उनको कहा जाता है फंड फैमिलीज़ कहा जाता है, जिनकी कॉमन मैनेजमेंट होती है, ठीक है? 56 है आपके पास फाइनेंशियल लिवरेज, जिसको क्या कहा जाता है? आपको फाइनेंशियल लिवरेज, क्योंकि ये डेट को डील कर रहा होता है, ठीक है? तो ये जो है ट्रेडिंग फाइनेंशियल लिवरेज इज़ आल्सो नोन एज़, इसको ज़रा आप चेक कीजिएगा, मैं इससे मुतमईन नहीं हो रहा। ट्रेडिंग इट इज़ अ बैलेंस बिटवीन, ठीक है, चलो इसको ज़रा देख लीजिएगा। बोनस शेयर आर नॉट परमिटेड अनलेस द डैश शेयर इफ एनी आर मेड फुली पेड, ठीक है? बोनस शेयर तो भई आपको एक्स्ट्रा शेयर मिलते हैं ना, जब जब कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही होती, तो कैश की फॉर्म में नहीं देती, तो ये आपको बोनस शेयर दे देती है। तो ये पार्शियली पेड होते हैं, ठीक है? इसमें आप पेमेंट हाफ़ करनी होती है या कोई डिस्काउंटेड करनी पड़ती है। नेट एसेट वैल्यू टेक्स इंटू अकाउंट, जो नेट एसेट वैल्यू है आपकी, उसमें आपका रियलाइज़्ड गेन और अनरियलाइज़्ड दोनों देखा जाता है। बाज़ दफ़ा हम पेपर में बुक्स में लिखते हैं बुक वैल्यू अनरियलाइज़्ड होती है। हम अपने पास से ही एक बिल्डिंग जो है 10 लाख वाली करोड़ रुपए की लिख देते हैं। वो क्या होती है? अनरियलाइज़्ड होती है। हमने अपने पास से लिखी, लेकिन रियलाइज़्ड तब होती है जब हम उस चीज़ को बेचते हैं, तो रियल में हमारे पास कोई प्रॉफ़िट है या लॉस आता है।
उनसेट है, "अ फर्म विल हैव फेवरेबल लीवरेज इफ इट्स डैश आर मोर देन डेट कॉस्ट" अगर उसकी इक्विटी जो है जो अर्निंग उसकी ज़्यादा होंगी उसकी डेट कॉस्ट से, सूद से ज़्यादा होंगी। 60 है जी, "अ फर्म विल हैव फेवरेबल लिव" हो गया, "व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट" का क्या ऑब्जेक्टिव नहीं है? तो अगर आप पहला देखिए मैक्सिमाइज़िंग ऑफ वेल्थ ये तो इसका ऑब्जेक्टिव है, मैक्सिमाइज़िंग प्रॉफिट भी इसका ऑब्जेक्टिव है, मोबिलाइज़िंग अ फंड एट एक्सेप्टेड कॉस्ट है, एंश्योरिंग डिसिप्लिन, डिसिप्लिन को ये नहीं डील कर रहा। चलो यार टाइम काफ़ी हो गया 10 हो गए हैं, फिर सहरी टाइम उठना भी है, तो मेरे हिसाब से ये 60 एमसीक्यूज़ आप याद रखिएगा, नेक्स्ट इंशाल्लाह अगले लेक्चर में अपलोड करते हैं। थैंक यू।